आगे लेखक कह रहा है कि मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जब मैं ये लताड़ सुनता, लताड़ यानी स्कॉल्डिंग, जब मुझे स्कॉल्ड किया जाता, भाई साहब जब इस तरह से मुझे डांटते थे तो क्या होता, मैं आंसू बहाने लगता। हर कोई करता है ना, आप भी करते होंगे। इतनी डांट पड़ेगी तो क्या करेंगे, हंसेंगे हैं? तो क्या करेंगे, रोएंगे, आंसू बहाना स्टार्ट कर देता। जवाब ही क्या था, आई डिडंट हैड एनी आंसर। तो क्या करता मैं, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन से है। Crime if I have committed, then who will get the scolding? Who will be scolded? I, obviously. तो कह रहे हैं कि भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ठीक है, एक शब्द आया है उपदेश। ठीक है, उपदेश यानी उपदेश माने समझ लो सजेशन। तो भाई साहब जो थे वो उपदेश की कला में निपुण थे। निपुण, निपुण मतलब किसी काम को करने में अच्छा। ठीक है, निपुण का एक मतलब स्किल होता है। ठीक है, यानी किसी काम को अच्छे से करना, है ना। तो उपदेश की कला में ये जो प्रीचिंग थी, ये जो सजेशन देने वाला काम था ना, ये वो बड़ा अच्छा करते थे, खुद भले ना हो पाए तो ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते। लगती, लगना मतलब ऐसी ऐसी बातें कहते जो मेरे दिल पे जाके लग जाती। दिल पे लगना समझ रहे हो ना, हाँ, उससे बड़ा दुख होता था। ऐसे ऐसे सूक्ति बाढ़ चलाते। देखो क्या है सूक्ति। सूक्ति मतलब दो शब्द है, एक है सु और एक, तो सूक्ति लिखा हुआ है, सु प्लस उक्ति। ठीक है, सु क्या है, दिस इज अ प्रीफिक्स एंड उक्ति इज अ वर्ड। सु मतलब होता है अच्छा, उक्ति मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट, अच्छी बात। सु उक्ति मतलब एक अच्छी बात। ठीक है, तो अब ये नाइस स्टेटमेंट क्या है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी बात अगर किसी को समझाई जाए तो वो अच्छी बात हो सकती है, अगर आप उसे समझाने के पर्पज से कह रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो सुन रहा है उसको अच्छा ना लगे, पॉसिबल है ना। जितनी अच्छी वजह से आपको पढ़ने के बाद कोई करता है आपसे तो आपको अच्छा लगता है? हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझसे तो कोई पढ़ने की बात करता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, है, मुझे पसंद नहीं आता था। तो यहाँ क्या है कि वे सूक्ति बाण चलाते थे। बाण मतलब तीर, तीर यानी एरो। ठीक है, बाण मतलब बाण यानी तीर यानी एरो। वो जो उनकी अच्छी अच्छी बातें होती थी ना, है ना, अच्छे सजेशंस होते थे, वो कैसे लगते थे, एरो की तरह, बाण की तरह, तीर की तरह मेरे दिल में आकर के वो बातें उनकी लगती थी। और फिर क्या होता था, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जिगर यानी दिल, है ना? दिल मतलब तो ऐसी ऐसी बातें वो मुझसे कहते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मतलब मेरा दिल टूट जाता। जिगर के टुकड़े होने का मतलब क्या, यानी कि दिल है और तीर लगे और दिल दो टुकड़ा हो जाए, जैसे चित्र में दिखाते हैं, ऐसा वाला नहीं। मतलब मुझे बहुत बुरा लगता था। दिल के टुकड़े, दिल टूट जाना मतलब क्या,
बहुत ज्यादा बुरा लगता। फिर क्या होता, और मेरी हिम्मत टूट जाती, और जो थोड़ी बहुत हिम्मत होती मेरे अंदर पढ़ने की, जो थोड़ा बहुत करेज, जो थोड़ा बहुत ज़ील, जो उत्साह होता, सब खत्म हो जाता। इफ somebody is saying like this, ना, उसके बाद लगता है कि now I cannot do anything, now this hard work I cannot do। इस तरह जान तोड़ कर मेहनत करना, जान तोड़ना, खूब मेहनत करना, ठीक है, इस तरह जान तोड़ कर मेहनत करना, इतना हार्ड वर्क करना, इसकी शक्ति, शक्ति माने ताकत, स्ट्रेंथ, शक्ति को पावर भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर स्ट्रेंथ, ठीक है, इतनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर नहीं थी। और उस निराशा में, निराशा यानी डिसअपॉइंटमेंट, आशा, आशा का उल्टा निराशा, आशा यानी होप, है ना, और निराशा यानी होपलेसनेस, निराश, होपलेस, होपलेस, निराश, निराशा, होपलेसनेस, ठीक है ना, डिसअपॉइंटमेंट या होपलेसनेस, ठीक है। उस होपलेसनेस में, उस डिसअपॉइंटमेंट में मैं क्या समझता, मैं सोचता था कि क्यों ना घर चला जाऊं, मैं सोचने लगता था कि आई शुड गो होम, ठीक है, क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है, द वर्क विच आई कैन नॉट डू, बूता, जो काम मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है, जो काम करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, उस काम में हाथ डालकर, हाथ डालना मतलब स्टार्ट करना, उस काम को स्टार्ट करके क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। अगर पहले ही आपको पता चल जाए कि भाई ये काम मेरे से ना होगा, तो जब नहीं होगा तो क्यों कर रहे हो भाई, कोई भी यही सोचेगा ना कि होने ही वाला नहीं है, तो why I am doing this, why I am starting this, then better I should quit, ठीक है। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, मंजूर होना मतलब एक्सेप्टेड, कि मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, इट वॉज एक्सेप्टेड फॉर मी दैट आई विल रिमेन फूल फॉर माई होल लाइफ। लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था, चक्कर आना मतलब सर घूमने लगना, है ना, क्या, और चक्कर आने का मतलब वो इतनी मेहनत करने की मैं सोच ही नहीं सकता था, ठीक है। यानी जितनी मेहनत भाई साहब बता रहे हैं करने को, उतनी मेहनत मेरे से ना हो पाएगी, चाहे मैं पूरी जिंदगी भले मूर्ख रह जाऊं। लेकिन फिर क्या होता, 1 घंटे 2 घंटे तक लेकर रोता था, उसके बाद निराशा के बादल फट जाते। निराशा, ये जो होपलेसनेस था वो एक बादल के जैसा था, है ना, जैसे ये बादल है ना, और यहां है सूरज, कौन सूरज, मंचोली, तो ये सूरज है, इसकी जो रेज हैं वो नहीं आ पा रही बिकॉज एक बादल है। ये बादल कैसा है, कि निराशा का बादल, ठीक है। तो ये सूरज क्या है, सूरज की जो किरण है, जो रेज हैं, ये कैसी हैं, आशा की रेज है, आशा यानी होप। ये है निराशा, तो ये है आशा, है ना, बहने लग रही है ना, दोनों सिस्टर्स लग रही है ना, हाँ, लेकिन दोनों ऑपोजिट है, आशा और निराशा। तो ये रियल में नहीं हो रहा, मैं तुम्हें सिंबॉलिक रूप में बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ऐसे बादल होता है कोई, जैसे बादल है और रेज नहीं आ पाती है, वैसे ही निराशा होती थी और मुझे कोई आशा नहीं दिखती थी। फिर क्या होता, निराशा के बादल फटते थे, बादल फट जाते थे, 2 टुकड़ा हो जाते, ऐसे ना, यहाँ से खाली जगह हुई, तो ये जो रेज थी ये मुझ तक आ गई, मीन्स मुझे फिर से मेरे अंदर एक आशा एक आई कि नहीं, कुछ हो सकता है ना। तो कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते
और मैं इरादा करना मतलब डिटरमिन हो जाना, एकदम फॉर्मली डिसाइड कर लेना कि मुझे ये काम करना है। इरादा करना मतलब किसी काम को करने का निर्णय ले लेना, डिसाइड कर लेना, ठीक है। इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, तो मैं डिसाइड करता कि आगे से मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब अच्छे से पढ़ाई करूंगा, ठीक है। और क्या होता, चटपट मतलब तुरंत, एट वंस। चटपट यानी तुरंत। एक टाइम टेबल बना लेता। टाइम टेबल समझते हैं? हिंदी में कहते हैं टाइम टेबल को, क्या कहते हैं? समय सारणी। हिंदी में कहते हैं टाइम टेबल को समय सारणी। यानी टाइम टेबल मतलब एक खाका होता है, जो एक प्लान होता है कि हम कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब टाइम टेबल जल्दी जल्दी में टाइम टेबल बना लेता था। क्यों बनाता था? बिना कोई नक्शा बनाए। नक्शा यानी, नक्शा वास्तव में इसकी मीनिंग है, नक्शा वैसे तो होता है मैप, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, आप इसको समझ लीजिए आउटलाइन। किसी भी काम को करना है तो एक उसका फ्रेम बनाना होता है, एक आउटलाइन बनानी होती है कि ये ऐसे ऐसे ये काम करना है। घर बनाना होता है तो पहले नक्शा बनाते हैं कि कहाँ कौन सी दीवार होगी, कहाँ कौन सा दरवाजा होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ बेडरूम होगा, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं। तो बिना प्लानिंग किए, बिना कोई स्कीम तैयार किए, स्कीम हिंदी में लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी का शब्द है स्कीम, यानी योजना, अंग्रेजी का ही शब्द है, ठीक है। ये स्कीम अंग्रेजी का शब्द है, मतलब होता है इसका योजना। तो बिना कोई स्कीम बनाए कैसे काम शुरू करूं? अब जब टाइम टेबल बनाता था तो टाइम टेबल में क्या होता था, टाइम टेबल कैसा बनता था, ये भी एक बात है, ठीक है। क्या बनता था टाइम टेबल? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। अब ये मद कौन सी है? मद समझ लो हेड। अब हेड क्या होता है? ये सिर नहीं। जैसे कहीं कोई चीज खर्च करनी होती है, बजट बनता है आपका, घर का बजट है, तो ये होता है कि इतने रुपए हमें खाने पर खर्च करने हैं, इतने रुपए पढ़ाई पर खर्च करने हैं। तो कितना पढ़ाई एक मद हो गया, एक हेड हो गया, एक पार्ट हो गया, ठीक है। खाना एक हेड हो गया, कपड़ा एक हेड है, मतलब इस हेड में, इस पार्ट में हम इतना रुपया स्पेंड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? यहां अलग अलग मद है, पढ़ना है, घूमना है, खेलना है, ऑल आर हेड्स, ऑल आर डिफरेंट मद, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब कोई जब टाइम टेबल बनाएगा तो उसमें ये तो नहीं लिखेगा कि मैं 8 घंटा उसमें खेलूंगा। टाइम टेबल में जो लिखा जाएगा वो ये मद है कि हम केवल पढ़ेंगे इतने बजे से। तो खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है, मतलब खेल कूद की बात ही नहीं आती उसमें, जीरो। क्या करता, कैसे टाइम टेबल बनाते? प्रातःकाल 6 बजे उठना ना, तो पहले बिगिनिंग होती है उठना कितने बजे, सबसे कठिन काम ना। तो सबसे पहले होता है कि प्रातःकाल 6 बजे उठना है, वेरी गुड। हाथ मुंह धोकर नाश्ता करना है और पढ़ने बैठ जाना है, ठीक है। अब कब से कब तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है? 6 से 8 तक अंग्रेजी, 6 to 8 इंग्लिश, 8 to 9 हिसाब। हिसाब माने मैथ्स, ठीक है। 8 से 9 बजे तक हिसाब, 9 to 9:30 इतिहास, है ना, हिस्ट्री, 9 to 9:30 हिस्ट्री, फिर भोजन और देन स्कूल। ये हो गया बिफोर स्कूल टाइम टेबल। फिर स्कूल में रहेंगे दिन भर, 3:30 बजे, 3:30 मतलब 3:30 PM में स्कूल से वापस आएंगे, हाफ एन आवर आराम
यानी रेस्ट करेंगे, हाफ एन आवर का रेस्ट। उसके बाद 4 o'clock हो गया, 3:30 पे आए, हाफ एन आवर रेस्ट किया, 4 o'clock हो गया। 4 to 5 ज्योग्राफी यानी भूगोल, भूगोल माने ज्योग्राफी, इतिहास क्या है, हाँ? तो उसके बाद 4 to 5 भूगोल, 5 o'clock से 6 o'clock, तो 5 to 6 पढ़ेंगे ग्रामर, ठीक है, अब ये भी डिसाइड हो गया। 5 to 6 ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, फिर हाफ एन आवर टहलेंगे हॉस्टल के सामने। कितना टाइम हो गया, 6:30। 6:30 से 7 o'clock तक इंग्लिश कंपोजिशन, कंपोजिशन समझते हैं ना, लिखने का कुछ आर्टिकल राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, इंग्लिश कंपोजिशन है। फिर खाना खाना है। 8 to 9 तक अनुवाद, अनुवाद माने ट्रांसलेशन, 8 to 9 ट्रांसलेशन, 9 to 10 हिंदी, 10 to 11 विविध विषय, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो बचा हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी हो गया। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं वो हो जाएंगे 10 to 11, और 11 o'clock में सोना है, रात में 11 बजे, ठीक है, और सुबह फिर 6 बजे उठ जाना है। कहीं पे ये बात आई खेलने की, कहीं खेलने की बात आई, इतने से इतने बजे तक खेलेंगे ना, केवल पढ़ाई। आपने भी ऐसे किया होगा ना, बना करके और टाइम टेबल खूब बढ़िया सा सुंदर सा अपने बेड के पास पेस्ट किया होगा, है कि सुबह 5 बजे उठेंगे। जिस दिन रात को पेस्ट करते हैं टाइम टेबल, तो ये डिसाइड करते हैं कि टुमारो एट 5 o'clock आई विल गेट अप, और उठते कै बजे हैं, 8:30 बजे, है ना। तो आगे कहता है राइटर कि मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। तो टाइम टेबल बनाना तो आसान काम है, लेकिन उस पर अमल करना में यानी फॉलो करना, उसे खुद पर अप्लाई करना, यह है बात दूसरी। ये अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल वाला काम। क्यों अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है? पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू होती है, इग्नोरेंस या नेग्लेक्ट करना, नेग्लिजेंस, ठीक है। तो पहले ही दिन से वो जो टाइम टेबल बनता था उसको नेग्लेक्ट करना शुरू। मैदान की वह सुखद हरियाली, मैदान में हरियाली है, घासें हरी हरी एकदम दिख रही हैं, सुखद, सुखद मतलब सुख देने वाली, कंफर्ट देने वाली, वो जो इतनी अच्छी हरियाली है, घासें बिछी हुई हैं वो, और क्या, हवा के हल्के हल्के झोंके, झोंका मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की करके आती हुई हवा। तो पूरी हरियाली जो मैदान में बिछी हुई है वो, धीरे धीरे बहती हुई हवा, फुटबॉल की वह उछल कूद, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, उछल कूद रहे हैं वो, कबड्डी के वह दांव घात, ठीक है। दांव घात क्या है? कबड्डी जब खेलते हैं तो उसमें उसके जो स्टेप्स हैं, ठीक है, या वो खेलने की जो स्किल है, किसको कैसे पकड़ना है, किसको कैसे पटकना है, किसको छू करके आ जाना है, ये जो उस खेल के अंग हैं, वो जो खेल की जानकारी है वो सब। वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती, वॉलीबॉल बच्चे खेल रहे हैं, तेजी से दौड़ना, फुर्ती, फुर्ती या तेजी मतलब एक्टिव होना, क्विक, किसी चीज को जल्दी से कर लेना, ठीक है। तो तेजी या फुर्ती दोनों को एक समझिए आप, मतलब
जो उसमें तेजी से भागना है, पकड़ना है, बॉल को मारना है, उठा के ले आना है, वो जो खेल कूद में चल रहा है, ये सब मुझे दो शब्द आए हैं, अज्ञात और अनिवार्य रूप से अज्ञात। एक शब्द है अज्ञात, यानी जो हमें पता नहीं। अनिवार्य मतलब जो मैंडेटरी हो, जो कंपल्सरी हो। तो ये सब जो चीजें हैं, वॉलीबॉल का खेल हो रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, वहां दांव घात लगाए जा रहे हैं, मैदान में हरियाली बिछी हुई है, बिल्कुल घासें हैं, हाँ, हल्की हल्की हवा चल रही है, ये सब चीजें मुझे अज्ञात, मतलब आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अनिवार्य मतलब कंपल्सरीली मुझे खींच ले जाती थी अपनी तरफ। यानी ये सब जो चीजें थी, ये मुझे नहीं पता कि क्यों और कैसे, लेकिन मुझे मैंडेटरीली, डेली, रेगुलरली मुझे अपनी तरफ खींच लेती थी। अपनी तरफ खींच लेने का क्या मतलब? मैं भी चला जाता था वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलने वालों के साथ, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। सब कुछ भूल जाने का मतलब नहीं कि दिमाग खत्म हो गया, वहां जाते हुए मैं सब कुछ भूल जाता था। इसका मतलब कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता था वहां जाकर के कि मुझे पढ़ना लिखना भी है। ठीक है, फिर क्या होता? वह जानलेवा टाइम टेबल, जो टाइम टेबल बनाया था मैंने ना, वो था जानलेवा, है, मेरी जान ले लेता वो, ऐसा टाइम टेबल था। वो जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, वो जो किताबें थी, मेरी आंखें फोड़ने वाली किताबें थी, किसी की याद नहीं रहती। न मुझे वो टाइम टेबल याद रहता और न वो मुझे किताबें याद रहती, और मैं खेलने में लग जाता। ठीक, और जब मैं खेल कूद करके वापस आता तो क्या होता? भाई साहब को नसीहत, नसीहत यानी एक शब्द आपने इसके पहले पढ़ा था, उपदेश। उपदेश यानी, उपदेश यही उर्दू में हो जाता है नसीहत, किसी को समझाना, किसी को कुछ सजेशन देना। ठीक है, उनको नसीहत और फजीहत, एक तो उन्हें मुझे उपदेश देने का, सजेशन देने का, और मुझे मेरी फजीहत करने का, मुझे डांटने का एक और अवसर मिल जाता। अवसर यानी मौका, मौका यानी चांस। भाई साहब को मुझे उपदेश देने का और मुझे डांटने का एक मौका और मिल जाता। कब? जब मैं टाइम टेबल बनाने के बाद भी बाहर जाता और घूम करके, खेल कूद करके वापस आता, तो क्या होता होगा? पूछते होंगे कहाँ थे, हैं, कहाँ थे? और उसके बाद छोटा भाई चुप, और फिर छोटे भाई को समझाने का, उसको डांटने का एक और मौका बड़े भाई साहब को मिल जाता। ठीक है, मैं उनके साये से भागता था। साया यानी परछाई, शैडो। साये से भागने का क्या मतलब? उनके बिल्कुल पास नहीं आना, मतलब मुझसे तो भागता ही था, मेरी परछाई से भी भाग रहा है कोई आदमी, यानी बहुत दूर है मुझसे, बहुत दूर रहना चाह रहा है। मैं उनके साये से भी भागता था, मैं उनकी परछाई से भी भागता था, यानी उनसे बहुत दूर रहने की कोशिश करता था। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। चेष्टा माने प्रयास, यानी मैं ट्राई करता था कि मैं उनकी नजरों से दूर रहूं। कमरे में इस तरह दबे पांव आता था। दबे पांव यानी
दबे पांव मतलब बिना आवाज किए, बिना थोड़ी भी साउंड प्रोड्यूस किए हुए। नॉर्मली आदमी कमरे में आता है तो क्या होता है, उसके पैरों की आवाज आती है, लेकिन एक होता है कि इतने धीरे धीरे पैर रखना कि मेरे आने की आवाज ना, और धीरे से आकर के बैठ जाऊं, ताकि जब वो देखे तो उनको पता चले कि मैं तो यही था, मैं तो गया ही नहीं था बाहर। मैं दबे पांव कमरे में आता था कि उनको खबर ना हो। खबर ना होने का मतलब उनको पता न चले कि मैं इस समय आ, वो मान लो कोई काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, मैं धीरे से आकर के अपनी जगह, आप भी ऐसे करते होंगे ना, बाहर गए हैं और पता चला घर जाके डांट पड़ेगी, दरवाजा खुला है, धीरे से चोरी चोरी आए, बिना आवाज के बैठ गए। फिर कुछ देर बाद देखा, अरे तुम यहाँ, मैं तो कब का आया हूं, आधा घंटा हो गया मुझे तो आए हुए। ठीक है, तो उनकी नजर मेरी ओर उठी, नजर मैंने साइट, देखना। जैसे ही उन्होंने मेरी ओर देखा और मेरे प्राण निकले। इतना डर था उनका कि उन्होंने मेरी ओर देखा और मेरे प्राण निकले, मतलब डर के मारे, ऐसा नहीं मरी जाएगा आदमी, प्राण निकल जाएगा, इतना डर था। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। ठीक है, नंगी मतलब ओपन, तलवार मैंने तलवार देखे है ना, स्वॉर्ड, वो म्यान में रखी जाती है कि उसका कवर होता है उसमें, तो कवर में है तो सेफ है वो एक तरह से, उसको अगर गिर भी जाएगी तो चोट नहीं लगेगी आपको। लेकिन नंगी तलवार नहीं, बिना म्यान के एकदम ओपन, वो ऐसा लगता था मेरे से, मुहावरा है ये भी, सर पर नंगी तलवार लटकना मतलब हमेशा खतरा बना रहना, हमेशा डर लगा रहना कि अब कुछ हो जाएगा। तो मेरे सिर पर नंगी तलवार लटकती, जैसे किसी के सिर पे तलवार लटका दो, पता नहीं वो तलवार कब गिर जाए, मेरे सिर पर कट जाए मेरा गला। तो नंगी तलवार लटकने का मतलब कि हमेशा डरे रहना, हमेशा किसी प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम एकदम सामने है, पता नहीं कब उसमें आप पड़ जाए। तो ये होता था, एक तरफ खेल कूद और दूसरी तरफ भाई साहब की डांट, तलवार। लेकिन फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। और ये थोड़ी बड़ी लाइन्स हैं, ऊंची लाइन्स हैं, मतलब ज्यादा डीप मीनिंग वाली, थोड़ी डीप मीनिंग वाली लाइन्स हैं। कह रहे हैं कि जैसे हमारी जिंदगी है, मौत भी है, सबको पता है एक दिन मरना है, विपत्ति भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उसके बीच भी हम मोह और माया के बंधन में पड़े थे। मोह मतलब ये भी किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होना, किसी व्यक्ति से ज्यादा अटैचमेंट होना, माया पैसे रुपए के पीछे भागना। सबको पता है कि प्रॉब्लम्स इससे होंगी, एक न एक दिन मौत भी आएगी, हम नहीं रहेंगे, स्टिल वी आर इंटेंगल्ड इन दिस लाइफ बिटवीन दिस माया एंड मोह, मतलब दिस अटैचमेंट एंड ग्रीड। तो किसी, सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इसी बंधन में, बंधन मतलब एक तरह की चीज है जो हमें बांधे हुए है, जकड़ा रहता है, जकड़ा में टाइड। ठीक है, तो हम लोग, पता है कि विपत्ति भी है, पता है कि मौत भी आएगी, लेकिन फिर भी हम लालच में, फिर भी हम अटैचमेंट में जकड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, हम उससे बाहर नहीं आ पाते। सभी लोग रहते हैं ना, पता है कि एक न एक दिन मरेंगे, ये चीज गलत है, उसके बाद भी हम अपने मोह में, अपनी ग्रीड में, अपने अटैचमेंट में आकर के वो सारे काम करते हैं। वैसे ही भाई साहब का पता है छोटे भाई को कि डांट पड़ेगी मुझे, मेरी फजीहत करेंगे, उसके बाद भी खेल कूद में मैं लगा था। लिखा हुआ है कि मैं फटकार और घुड़कियां, फटकार माने भी स्कॉल्डिंग, डांट, घुड़की देना माने भी धमकाना, ना थ्रेटनिंग देना, डांटना। तो मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी, मैं सारी थ्रेटनिंग, सारी स्कॉल्डिंग के बाद भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर पाता। तिरस्कार भी होता है नेग्लेक्ट करना या इग्नोर करना, स्पेशली किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है। मैंने उसका तिरस्कार किया मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया। मैं सारी डांट, सारी स्कॉल्डिंग, सारी घुड़कियां
सारी थ्रेटनिंग के बाद भी खेल कूद को छोड़ नहीं पाता था। मैं खेल कूद को नेग्लेक्ट या इग्नोर नहीं कर पाता था। मैं जानता था कि वापस आने के बाद भाई साहब डांटेंगे, स्टिल आई वॉज बिजी विद इन प्ले। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतना पढ़िए, इतना जानिए, प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करिए और चैप्टर को समझने की कोशिश करिए। कुछ नहीं समझ में आता है मुझसे पूछिए, मेल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, विदा लेता हूं।